बरखा का बड़ा सपना था कि उसकी बेटी नीलम पढ़ लिखकर एक बड़ी अफसर बने। पर जब भी बरखा नीलम की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करती, उसका शराबी पति विमल रुपए चुरा लिया करता था। लुट गई, बर्बाद हो गई। ऐसे बेवड़े पति से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तेरी भी किस्मत फूटी है, तू कभी पढ़ लिख कर बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? तेरा शराबी बाप तेरी पढ़ाई के लिए जमा किए हुए सारे पैसे चुरा लेता है, तो तू कैसे पढ़ेगी? बरखा गुस्से में आग बबूला हो रही थी और वहां विमल गांव के चौराहे पर शराब पीकर गिरा पड़ा था। मेरा तो नसीब ही फूट गया। हे भगवान, मेरा तो नसीब बिल्कुल फूट गया इसके चक्कर में। अरे दीदी, आप यहाँ रो रो कर जी जला रही हो और वो वहाँ आपके पतिदेव चौराहे पे लोट पोट करके आपकी इज्जत उतार रहे हैं। ये सुनते ही बरखा और नीलम दोनों चौराहे पर गए और वहां उन लोगों ने विमल को बेहोश पाया। दोनों मिलकर विमल को घर ले आए। अगले दिन हमेशा की तरह बरखा अपने पति को कोसने लगी। तुम्हें कुछ लाज लज्जा है कि नहीं? बेटी की पढ़ाई के लिए जमाए हुए पैसों से शराब पीते हुए शर्म नहीं आती? अब तो लगता है इसे घर बैठना पड़ेगा। मेरी बेटी पढ़ेगी, बहुत पढ़ेगी और बड़ी ऑफिसर बनेगी। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बनेगी, पर अगर तुम इसे बनने दो तो इससे तो अच्छा होता कि इसका बाप ही ना होता। बीवी की खिटपिट सुनकर विमल घर से चला गया और जाकर चौराहे पे बैठ गया। वो अकेले ही बड़बड़ा रहा था। तभी उसके बगल में एक ठगा के बैठ गया जिसका नाम था कल्लू। आओ आओ, सट्टा लगाओ, जो भी जीतेगा दुगना दाम मिलेगा। आओ आओ आओ। वहां एक गांव वाला आया। भाई, करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, मुझसे सांप सीढ़ी में जीतना है और दुगुने पैसे तुम्हारे। बस, मैं तो सांप सीढ़ी में चैंपियन हूँ, मेरे 20 रुपए। वो गांव वाला कल्लू के साथ सांप सीढ़ी खेलने लगा। विमल और गांव वाले दोनों को गौर से देखने लगे। और अंत में गांव वाला जीत गया और कल्लू ने उसे 40 रुपए दे दिए, जो जीतकर वो गांव वाला बहुत ही ज्यादा खुश था। क्या इस गांव में कोई बड़ा सट्टा लगाने वाला नहीं है? जो भी चाहो सट्टे में लगा दो, गहने, गाड़ी, घर, दुगना मिलेगा दुगना। कल्लू की ये बात सुनकर विमल सोचने लगा, क्यों ना मैं अपना घर सट्टे पे लगा दूं? जीत तो मैं जाऊंगा ही, फिर मुझे एक और घर मिलेगा जिसे बेचकर सारे पैसे नीलम की पढ़ाई के लिए दे दूंगा। फिर बरखा की किटकिट भी नहीं रहेगी। मैं लगाऊंगा बड़ा सट्टा, मैं। हाँ भाई, क्या लगाओगे? मेरे घर। ये सुनकर कल्लू बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने सांप सीढ़ी खेलना शुरू कर दिया। सारे आसपास के लोग सांप सीढ़ी पे नजरें गड़ाए बैठे थे। विमल को लग रहा था कि वो जीतने वाला है, पर अंत में खेल उलट गया। विमल को सांप ने काट लिया। और कल्लू खेल जीत गया। अब तुम्हारा घर मेरा हुआ। कल्लू विमल के घर पहुंचा। कल्लू के आदमी सारी चीज बाहर फेंक रहे थे। विमल ने बरखा और नीलम को सारा सच बताया। मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा,
और नीलम की पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाएंगे। पर मैं हार गया। नीलम और बरखा भी रो रही थीं। तभी वहां एक सिद्ध पुरुष आए। वो कल्लू के पास गए। ये घर क्या? मैं तुम्हें मेरा घर भी दे दूंगा और तुम्हें मुझसे जीतना होगा। ये सुनकर कल्लू खुश हुआ। उसे लगा एक और बकरा मिल गया। लेकिन सांप सीढ़ी मेरी होगी। ठीक है। दोनों ने खेल शुरू किया। सारे गांव वाले और विमल का परिवार एकटक देखने लगे। पहली चाल कल्लू की थी और जैसे ही उसने पासे फेंके तो 6 अंक आए। वो खुश हुआ। अगली चाल सिद्ध पुरुष की थी। उसने पासे फेंके, उनका भी 6 अंक आया। फिर 6, फिर 6, फिर सीधी, फिर 6, वापस सीधी। सिद्ध पुरुष की 2.5 चाल ही रही थी। उन्हें कभी 6 आता तो कभी सीधी मिलती और वो खेल जीत गए। गांव वालों को और कल्लू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अब ये घर इन्हें वापस करो और अगली बार मुझे दिखे तो जो कुछ भी तुम्हारा है वो भी छीन लूंगा। विमल का पूरा परिवार सिद्ध पुरुष के पैरों में गिर गया। सिद्ध पुरुष ने वो सांप सीढ़ी नीलम को दी। ये लो बेटा, अब ये तुम खेलो। पर ये तो जादुई सांप सीढ़ी है ना? ये सुनकर वो सिद्ध पुरुष मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। वो सांप सीढ़ी विमल के परिवार के लिए तो जादुई ही थी। पवन और उमा की शादी के जश्न में आज एक बिन बुलाया मेहमान आ गया, इंस्पेक्टर दुर्गा। और आते ही, मैडम, यही है वो औरत जिसने मुझे लूटा। यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम, पर ये मेरे होने वाली पत्नी है। शुक्र कर तेरी शादी हुई नहीं, वरना तुम भी इस आदमी की तरह रो रहे होते। ये लुटेरी बहू है। लुटेरी बहू? इंस्पेक्टर दुर्गा उमा और उसकी बाकी साथियों को पुलिस स्टेशन ले आई और अब इंक्वायरी करने लगी। देखने में तो तू बहुत खूबसूरत है, शायद इसलिए इस पवन जैसे उल्लू तेरे झांसे में आ जाते हैं। अब खुद बोलेगी या मैं सच बुलवाऊं? कैसे फंसाया तूने इस पवन को? हम जब इस गांव में आए तो हमने यहाँ के रईस कुंवारों की छानबीन की और उन सब में हमने पवन को चुना। पवन ही क्यों? वो थोड़ा लड़कियों के मामले में ढीला था। खूबसूरत लड़की देखकर आसानी से फिसल जाता था। फिर मैं पवन से मिली और जैसा हमने प्लान किया था उसकी नजर मुझ पर ही टिक गई। वो अक्सर मेरे पीछे पीछे घूमा करता था। उस बेवकूफ को लगता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है, पर उसे कहाँ पता था कि ये हमारा प्लान था। बड़ी शातिर है तू। अब ये बता, आगे क्या हुआ? आगे एक दिन वो मुझे मंदिर में मिला और मुझसे बातचीत करने लगा। अब वो धीरे धीरे मेरे झांसे में फंस रहा था। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन, माया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ पवन, पर क्या? पर जैसा मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पिताजी एक ठाकुर हैं। वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। और अगर मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगू तो हमारा मिलना भी बंद हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही रास्ता है, हमें कैसे भी मेरी मौसी को मनाकर शादी कर लेनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद मेरे पापा अपने आप मान जाएंगे। भला कितने दिन अपनी लाडली से दूर रहेंगे। हाँ, ये भी सही है। और जैसा मैंने पवन को बोला था, उसने मेरी नकली मौसी को मना ही लिया शादी करने के लिए। फिर एक दिन हमने मंदिर में शादी कर ली। शादी में बस खास लोग ही थे। बेचारा पवन बहुत खुश था कि वो ठाकुरों का दामाद बनने जा रहा है।
क्योंकि उस बेचारे को कहाँ पता था कि तू उसके साथ धोखा करेगी, उसका सब कुछ लूट लेगी। हाँ, शादी की पहली रात ही हमने सभी घर वालों को बेहोश किया और घर का सारा जेवर और कीमती सामान लूटकर वहां से रफू चक्कर हो गए। पता नहीं ठग खानदान में पैदा हुई होगी तू। मैडम, मुझे जो कहना है कह लो, मेरे खानदान के बारे में कुछ मत कहो। बड़ी मिर्ची लग गई तुझे। असली नाम का तो पता नहीं तेरे, खानदान क्या खाक तुझे याद होगा। मेरा असली नाम खुशी है। मैं भी एक इज्जतदार खानदान की लड़की थी। मेरे माँ बाप भले ही गरीब थे, पर मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी भी शादी तय हुई थी, पर अफसोस उस बेचारे को भी तूने लूट लिया होगा। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। शादी के लिए मेरे पापा ने खेत बेचकर 2 लाख रुपए दहेज दिए थे। हम सब खुश थे और शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, पर शादी के एक दिन पहले दूल्हे के बाप ने और दहेज की मांग की। मेरे पूरे परिवार का हंसता खेलता चेहरा आंसुओं में डूब गया। बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी शादी जरूर होगी। लेकिन जब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो मेरे माँ पापा ने फांसी लगा ली। और बस उस दिन मैंने ठान ली, मेरी शादी हो ना हो, मैं बदला जरूर लूंगी। और इसलिए तू भोले भाले लड़कों को लूटती है। आपको लड़के तो भोले भाले दिख रहे हैं, मैं भोली नहीं लगी? मेरी क्या गलती थी? दहेज ना दे पाना, क्या ये मेरे माँ पापा की गलती थी? तेरे साथ जो हुआ वो बुरा था, पर तू जो कर रही है वो भी कुछ सही नहीं है। कम से कम मुझे खुशी है कि मेरी वजह से कई गरीब लड़कियां पढ़ लिख पा रही हैं। मैं इन लूटे हुए पैसों का आधा हिस्सा दान कर देती हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर दुर्गा भी स्तब्ध थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लुटेरी बहू मुजरिम थी या मसीहा। पर एक चीज जरूर सच है कि दहेज की प्रथा का अंत जरूर होना चाहिए, ताकि और कोई लुटेरी बहू ना पैदा हो।